अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। सुबह सवेरे नई एक सोच होती है, नई एक जिंदगी से लड़ने की और ज़िंदगी जीतने की और ज़िंदगी हासिल करने की एक दौड़ होती है। उस दौड़ के अंदर आप सब, मैं, आप और मेरी को होस्ट सब लगे होते हैं और फिर उस दौड़ के अंदर आता है एक वक्त जब हो जाते हैं 10:10 और 10:10 और हमारी टीम भूल जाती है कि उनको मॉर्निंग शो करवाना था और उन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं किया प्रॉम्प्टर पे और हमें टीम जो है वो टीम है और टीम अगर अच्छी हो तो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे पाकिस्तान ने जीती थी वैसे आप सारे जो है वो फतूहात हासिल कर लेते हैं। और साथ साथ एक और बात बता दूं कि जो अच्छी बात होती है वो हमेशा जो है वो अफशीन बताती हैं। तो आज की अच्छी बात जो है वो हम थोड़ा सा उसके अंदर तवक्कुफ करेंगे क्योंकि कुछ बातें जो है ना वो यहाँ पर मुझे भी करनी है। अफशीन आप मौका देंगे और अच्छी बात से पहले मुझे कुछ बोलने का? आप स्टार्ट कीजिए क्योंकि अच्छी बात पास तो कुछ भी नहीं है प्रॉम्प्टर के बगैर। चलें जी, अच्छी बात आप जरा लगाइए कि क्या अच्छी बात है अफशीन निकाल कर आएंगे। वैसे जो थोड़ा सा उन्वान है उसका मैं बता दूं कि आज की अच्छी बात जो है वो ये है कि इंसान की असल पहचान जो है ना उसकी शख्सियत है। आप ये देखिएगा बहुत से लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि उनका ऑरा इतना ज़बरदस्त होता है कि उनसे हर कोई इन्फ्लुएंस होता है, उनसे हर कोई अट्रैक्ट होता है और मतलब एक दुनिया होती है उनके पीछे। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग बस उनको अवॉइड कर रहे होते हैं और एक ही नहीं सब लोग। तो ये मेरे ख्याल में इट्स पर्सन टू पर्सन एंड इट्स अबाउट योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कि किस तरह से आपने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया है, ग्रूम किया है। जैसे बिलाल आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो आप बताइए कि आपने किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया और किस तरह लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं कि वो सबके लिए अट्रैक्टिव। ये तो आपने उल्टा तीर मेरी तरफ ही कर दिया। मैं जरा चले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि अगर अफशीन को मेरी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगती है, शुक्रिया बहुत बहुत मेरी को होस्ट का, और अगर आपको भी लगती है तो मैं जरा बता दूं कि मेरी एक आदत है कि हर शख्स की कोई ना कोई खूबी होती है और कोई ना कोई खामी होती है। आप उसको जज नहीं कर सकते ना कि यार ये कैटेगराइज नहीं कर सकते ये अच्छा है या ये बुरा है। शख्स को शख्स की तरह लें, इंसान को इंसान की तरह लें। उसकी जो अच्छी आदत है ना, चाहे उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है उसको फॉलो करना शुरू कर दें, चाहे उसका फेस बड़ा अट्रैक्टिव है तो देखें वो क्या कुछ करता है उसको फॉलो करना शुरू कर दें, चाहे उसकी ड्रेसिंग बड़ी अट्रैक्टिव है तो उसकी ड्रेसिंग सेंस को आप एब्जॉर्ब करना या फॉलो करना शुरू कर दें। वो जब बात करता है तो वो बात करते हुए स्टार्ट कैसे लेता है बात का, उसको फॉलो करना शुरू कर दें। आप देखें कि उसकी बातों के अंदर क्या सिर्फ दुनियावी चीज़ें हैं या मादी चीज़ें या मटेरियलिस्टिक है और या फिर उसकी कोई काम की सलाहियत वाली बातें भी हैं या टू द पॉइंट बात करता है। तो उसकी अच्छी चीज़ों को जब आप एब्जॉर्ब करेंगे ना, आपने कुछ चीज़ें यहाँ से एब्जॉर्ब की, कुछ यहाँ से एब्जॉर्ब की, अब उस शख्स की तो एक अच्छी खूबी आपको नज़र आ रही है, आपके अंदर 100 लोगों की 100 खूबियाँ नज़र आएंगी। ऑटोमेटिकली जब आपको लोग देखेंगे तो वो आपकी हर खूबी को जब आपको इसी तरह एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे तो देखेंगे यार इसका तो बोलना भी अच्छा है, इसका उठना भी अच्छा है, बैठना भी अच्छा है, बात करना भी अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन भी इसकी बहुत अच्छी है, इसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है, इसके पॉजेस भी बहुत अच्छे हैं, इसका समझने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, ये अच्छा लिसनर भी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में कि एक अच्छी पर्सनालिटी, जैसा कि आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ, तो एक अच्छी पर्सनालिटी सिर्फ एक ज़ाहिरी शख्सियत नहीं है, उसके अंदर भी उसको जो है ना जैसे अपने आजकल के दौर में जो अपग्रेड रखना चाहिए उसको हर तरह के स्किल से, नॉलेज से, ताकि ये कि वो सिर्फ एक ज़ाहिरी अपीयरेंस ना हो बल्कि वो अंदर से भी इतना मजबूत हो कि जब वो बात करे तो 10 लोगों में उसकी इज्जत हो, लोग उसको सुने, समझें और उसको फॉलो करें। तो मेरे ख्याल में वो उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपको इन दी एंड एक छोटी सी बात है कि अगर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनना है या बहुत ही ज़्यादा, हर इंसान में आपने देखा एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है। जब आप आते हैं, जब वो बिल्कुल किसी महफिल में आते हैं तो वो हर नज़र उसके ऊपर जाकर ठहर जाती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा लग्जरी कपड़े भी नहीं पहनोगे, बड़ी नॉर्मल सी भी अगर शख्सियत तो आपकी नज़रें सबकी उधर ठहर जाती हैं कि हु इज़ दैट गाय, हु इज़ दैट गर्ल। वो होता ये है कि अगर ऐसी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, ऑब्जर्व करना शुरू कर दें चीज़ों को, माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तों में, अपने अहबाब में, अपने दोस्त में
चीज़ों को ऑब्जर्व करें। जब आप ऑब्जर्व करते हैं ना तो आपका दिमाग खन्नास से बाहर निकल के ये इसको पकड़ लूं, इसको कुछ कर दूं, इसको लेग पुलिंग कर दूं, ये खाली होके सोचना शुरू करता है। मतलब ये कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करें, ना ही उस तरह की कोई बात करें कि लोगों में खामियां ढूंढ रहे हैं। इस तरह से आप ये कि अपनी जात को भी बेहतर नहीं बना अच्छा, इंसान की फितरत है, कितना भी बुरा इंसान हो, कितना भी बड़ा जो है वो खन्नास उसके अंदर भरा हुआ, इंसान की एक फितरत है नेगेटिविटी को वो 2-4 दिन से या 2-4 दिन को अगर और कम कर ले तो 1-1.5 दिन से ज्यादा वो अपने दिमाग में ना रख नहीं सकता। उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सुबह से खुराफाती सोच चल रही है और रात तक चल रही है। कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द में जो है वो इजाफा होगा और उसके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आना घुसना शुरू होगी। उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा उसको। जब तक वो अपने डिटॉक्सेशन का अमल नहीं करेगा, जब तक वो अपनी ये सारी टॉक्सिक थॉट्स नहीं ख़त्म करेगा, अपनी टॉक्सिक हैबिट्स नहीं ख़त्म करेगा, आप देखें ना माशरे में भी उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो शख्सियत की मजबूती का मतलब यह है कि इंसान मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों से नहीं हटता, अपनी गलतियों को तस्लीम करता है, दूसरों के लिए हमदर्दी एहतराम का जज्बा रखता है और अपने अल्फाज और अमाल में सदाकत कायम रखता है। तो ऐसी शख्सियत न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कामयाब होती है बल्कि मुआशरा भी इसे एक मिसाल के तौर पर देखता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर बात करें तो किसी की शख्सियत कमज़ोर हो तो वो अपनी शनाख्त खो बैठता है, जबकि दूसरों के सामने अपना वकार बरकरार नहीं रख पाता है और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के मुकाबले भी नहीं कर सकता है। इसीलिए शख्सियत की तामीर हो या मजबूती हो बहुत अहम है, क्योंकि यही इंसान को दूसरों से मुमताज भी करती है और एक अहम मुकाम भी देती है। That's what we were talking about. आपने देखा बिलाल कि कुछ लोग होते हैं वो अपनी बात कितनी ही ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा होता। और कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं तो चारों तरफ से लोग उनको सुनने शुरू हो जाते हैं। उनकी इतनी पुरअसर होती है वो बात कि वो कहते हैं ना दिल की बात निकली हुई दिल तक पहुंचती है। तो ये मेरे ख्याल में आई थिंक पर्सनालिटी का ऑरा है। चले आज ज्ञान बांटने की बातें हुई हैं तो एक चीज और बता देते हैं, उसके बाद टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे कि अगर आपने कभी गुफ्तगू करनी है तो आपको पहले देखना होगा, सोचना होगा और समझना होगा कि आपको कौन सी वॉइसेस पसंद है, आपको कौन सी गुफ्तगू पसंद है। मैं एक पर्सनल स्टडी के ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी हुई है दुनिया भर में और उसकी बेस के ऊपर ये आपके सामने रख रहा हूँ। ठहर ठहर कर बोलने वाले जो लोग होते हैं ना वो हमेशा सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इसमें मुझे याद आ गया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा जाता था कि वो जब बात करते थे तो ठहर ठहर कर और इतना वाज़े बोलते थे और अगर किसी से मिल रहे हैं तो वो मतलब इस तरह नहीं कि जैसे अगर पीछे मुड़ के देख रहे हैं, पूरा बाकायदा मुड़ते थे और फिर उससे बात करते थे। यानी कि तवज्जो के साथ हर सुनते चीज थे। तवज्जो, फोकस और बात करने का अंदाज ठहर ठहर के। तो मेरे ख्याल में अस्वाए हुस्ना से बेहतर देखिए मैंने आज आपको ये बता दिया कि ठहर ठहर कर बात करें, जो नबी की सुन्नत भी है। दूसरी ही चीज इसी के साथ कनेक्टेड है ना, लाजिम मंजूम, ठहर ठहर कर बात करना सीख लें या बात करने का अंदाज अपना लें। और दूसरी बात, तवज्जो के साथ सुनना सीख लें। बी अ गुड लिसनर। इफ यू बिकम अ गुड लिसनर यू विल बी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव। लोग आपसे बात करना पसंद क्यों करेंगे? लेकिन यार इससे जब भी बात करो खामोशी से, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, आंखों में आंखें डाल के विद ऑल इमोशंस, ऑल एक्सप्रेशंस आपकी बात को ये सुनता है, बीच में इंटरप्ट नहीं करता और जज भी कर लेता है। ये नहीं कि वो दूसरे लोगों में जब आप तवज्जो से सुनेंगे पर्सनल बात को शेयर कर रहा है, बल्कि वो आपको सुन के अपने अंदर वो बात जज भी कर लेता है। जब आप तवज्जो से किसी की बात सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे होंगे, अब आपके फेस पे तासुर आता है। ये दो चीजें कर ले, यू विल बिकम अट्रैक्टिव। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे टॉप स्टोरीज की जानिब और कुछ मौसम की सूरत हाल पर बात करेंगे। पंजाब में जो मॉनसून का तूफानी स्पेल है वो इस वक्त जारी और बारिश और आंधी से बहुत बुरे हालात हो गए हैं पंजाब के, क्योंकि वहां पर हादसात में 24 अफराद जाँ बहक जबकि 92 जख्मी हो गए हैं। बड़ा ह्यूज नंबर है ये। लाहौर और गिरदोनवा में रात भर वक्फे से मूसलाधार बारिश जो हुई है उसकी वजह से शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और वासा के मुताबिक पानी वाला तालाब जो है वहाँ सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। बिल्कुल। अगर इस्लामाबाद की बात करें और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे हैं जिसके बायस नशीबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। पाकपत्तन, आरिफवाला, कसूर और फारूखाबाद में भी जमकर बादल बरसे हैं, जबकि बारिश के बाद करंट लगने से और छतें गिरने से मुतअद्दिद वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। ठोकर न्याज बेग में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। न लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
और 2 जख्मी हुए हैं। रायवंड का इलाका है मिशन कॉलोनी, जहां मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए और एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया है। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे दम तोड़ गए हैं। रनाला खुर्द में करंट लगने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। चिश्तिया में मकान की छत गिर गई और मलबे तले दबकर मां बेटा जख्मी हो गए, जबकि पाकपतन में भी मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और कुछ मुल्क के और भी शहर जैसे फैसलाबाद के इलाके रचना टाउन में भी बारिश के बाइस घर की खस्ता हाल छत गिरने से मलबे तले दबकर मियाँ बीवी भी जाबाक हो चुके हैं। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत करे और हादसे में तीनों बच्चे भी महफूज रहे। ये भी एक मियाँ बीवी जाबाक हो गए और उनके बच्चे बिल्कुल। जबकि महकमा मौसमियात ने भी आइंदा 24 घंटों के अंदर पंजाब के बेशतर अजला में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई भी कर डाली है। दैट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और जो मानसून का स्पेल है ये बताया जा रहा है कि 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। अल्लाह खैर करे, बस खैर आफियत वाला मामला रखे, रहमत की बारिश बरसाए। ये बहुत बड़ी तादाद में हमने ये पढ़े हैं नंबर्स जो हैं और इलाके जो हैं जहाँ जहाँ ये हादसा पेश आए हैं। ऐसी बारिश तो ना हो बिलाल, फिर तो ये तो बहुत इन पर वैसे ही हमने कहा था क्लाइमेट चेंज होगा तो बारिशों का स्पेल भी मॉनसून विल बी ऑन स्टेरॉइड्स। जबकि खैबर पख्तूनख्वा या KP की बात कर लें तो मुख्तलिफ अजला में भी शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, क्योंकि वह पहाड़ी एरिया है तो वो लैंड स्लाइडिंग जो है वहां पर ज्यादा होती है। इसी हवाले से NDMA ने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं कि NDMA ने पूरे मुल्क में अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA के बाद आता है PDMA। क्या करें जिनके घर ही मकानात ही ऐसे हैं और वो इतने वल्नरेबल स्टेट में रह रहे हैं कि बारिश आएगी और कुछ ना कुछ हादसा होगा, क्या करें वो लोग। बस तो आप जरा रिलेट किया करें ना अपनी लाइफ्स को उनकी लाइफ से कि यू हैव एवरीथिंग माशाल्लाह से, दे डोंट हैव एवरीथिंग। उनको आप सोचना पड़ता है। बारिश होगी तो हम तो एंजॉय करने निकल जाते हैं, बारिश होती है तो सबसे पहले छत के टपकने को बंद करते हैं, पानी के भरने को बंद करते हैं। हैदराबाद की बात कर लेते हैं और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश को 30 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद शहर के मुतादिद इलाकों में जो बरसाती पानी की निकासी है वो नहीं हो सकती। अच्छा, 30 घंटे गुजर गए, मैं समझी शायद कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो ये उसके बावजूद निकासी का निज़ाम वहाँ पर क्या हो रहा है? सिंध हुकूमत प्लीज़ होश के नाखुन लें, हैदराबाद में निकासी का कोई इंतज़ाम कीजिए। हैदराबाद में पीर की शाम होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। कई मुकामात अब भी ज़ेरे आब हैं। रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, फतेह चौक, मक्की शाह रोड, कमिश्नर ऑफिस, DIG और डेप्यूटी कमिश्नर दफातर जब यही डूबे हुए हैं तो बाकियों की क्या बात करें। जिला सेक्रेटेरिएट और न्यू क्लॉथ मार्केट समेत मुतादिद इलाकों में पानी खड़ा होने के बायस शहरियों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए तो वो भी दफातर, मार्केटें, नशेबी, रिहायशी कॉलोनियाँ जहाँ हैं वो बदस्तूर ज़ेरे आब हैं, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अच्छा चले हैस्को की बात कर लेते तो हैस्को के तर्जुमान के मुताबिक शहर के 152 फीडर्स में से 150 बहाल कर दिए गए हैं, जबकि बाकी 2 फीडर्स पर काम जारी है। ठीक है, चलो हैस्को तो अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल यह निशान है ना कि जियाला मेयर है और मेयर की जिम्मेदारी होती है बल्दियाती इंतजामात को देखने की, लोकल सतह पर चाहे DMCs हों, इसी तरह पहले से एक्टिव कर दें। उनको तो पता होना चाहिए कि मानसून का मौसम है, पहले से सबको एक्टिव कर दें कि निकासी आपका निज़ाम जहाँ जहाँ खराब है वहाँ पर लोगों को पहले से तैनात कर दें। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? खैर कराची के अंदर भी तैनातियां तो हुई हैं और कराची के अंदर भी छुट्टियां मंसूख की गई हैं, क्योंकि मानसून का स्पेल कराची में भी कहा जा रहा है कि किसी भी दिन गरज बरस जो है वो होना शुरू हो जाएगी। गरजेंगे भी और बरसेंगे भी और जलतल भी एक हो जाएगा, लेकिन सवालिया निशाने के अभी तक हो नहीं रही है। लेट्स सी क्या होता है। और आवाम के लिए एक बहुत बुरी खबर सुनाने जा रहे हैं निहायत अफसोस के साथ कि हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई के सताए आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे का इजाफा कर दिया। मतलब किस बुनियाद पर? क्या ऐसा क्या जंगें शुरू हो गई? क्या तेल की कमी हो गई? क्या मसला हुआ ऐसा? कहाँ पर क्या तूफान आया कि जिसकी वजह से ये कीमत बढ़ी है? अब कोई बताए, एक्सप्लेन करें। ये भी एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि डीजल की कीमत में भी 11 रुपए 37 पैसे इजाफा हो चुका है, यानी कि जो बसेस के किराए हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट वैसे ही महंगा है, वैसे ही नापैद है और ज्यादा हो जाएगा। जबकि ऑगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे होगी, डीजल की नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अवान सदर में मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इरादा किया है।
मतलब बैठ के मीटिंग्स तो हो रही हैं और खुशहाली और तरक्की की बातें हो रही हैं, लेकिन आप आवाम के लिए फिर भी कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रहे। कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा, तो कहीं निकासी आपका कोई निज़ाम नहीं देखा जा रहा, तो कहीं कोई आफताब पड़ी हुई है लोगों पर, लेकिन ये कि आवाम वही अपनी चक्की में पिस रही है और जो मुल्क के हुक्मरान हैं वो बैठकर अपने नए नए अज़म के यादें कर रहे हैं। बहरहाल आपको बताएं कि इस मुलाकात के मौके पर वफाकी वज़रा जो ख्वाजा आसिफ मनसूबाबंदी एहसन इकबाल हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर राना सनाउल्लाह हैं, वो भी शरीक हैं और दोनों रहनुमाओं की जानिब से मुल्क की सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिल्कुल, इस मौके पर भी मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल हो या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम हो, उस पर भी बातचीत की गई है। दे हैड अ कॉन्वर्सेशन, कंक्लूडिंगली उस पर कोई ना कोई फैसला बहुत जल्द सामने आ जाएगा कि कोई ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं या फिर जो भी वाक़यात हो रहे हैं इस वक्त रोनुमा, उनको कैसे टैकल किया जाएगा। जैसे एक वाक़या हमने आपको कल बताया था कि FC यानी कि फ्रंटियर जो कांस्टेबलरी है उसको फेडरल कांस्टेबलरी के अंदर बदल दिया। ये भी इसी तनाजुर में ही किया गया है फैसला। जबकि KPK के अंदर सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी बातचीत हो रही है। सेनेट के अंदर आपको पता है कि हु इज द चैंपियन इन सेनेट, पीपल्स पार्टी ऑलवेज हैड अ गेम, हैड अ कप ऑफ टी बाय इटसेल्फ। तो वो अब देख रहे हैं कि किसके जीत होती है KPK के अंदर। जबकि वज़ीर आज़म की जो मईशत है उसकी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से सदर मुमलिकत को भी आगाह किया। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, सदर की सीट इतनी इंपॉर्टेंस रख रही है कि वज़ीर आज़म और सदर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन दीस डेज। हाँ, सदर मुमलिकत को भी इन्वॉल्व किया है इस मीटिंग में और सब बातचीत की है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए देरीना तनाज़ात का हल ज़रूरी है। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस में SCO की अहमियत बढ़ गई है। SCO खिते में अमन के लिए अहम प्लेटफॉर्म है और जबकि पाकिस्तान तवील मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल का भी हामी है। अच्छा, चीन के शहर तियानजिन में इश्ताक डार का SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि इसराइल की ईरान पर जारियत काबिल मज़म्मत है, जबकि गज़ा में इसराइली मुज़ालिम पर शदीद तशवीश भी है। गज़ा में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का भी हामी है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान हमेशा जो है, चाहे कश्मीर हो चाहे फ़लस्तीन हो, उसका 2 रियासती हल बताता है। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान एक तो अपने मौक़िफ़ की तायीद करता है कि जो 2 रियासती हल है वो ही बेहतर है, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा हो, फसाद हो, खून रेजी हो। पाकिस्तान का हमेशा से यही मौक़िफ़ है। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने SCO प्लेटफॉर्म पर भी जाकर मसला फ़लस्तीन को उजागर किया, गज़ा की सूरत हाल के बारे में बताया। इसहाक़ डार ने कहा कि मुतनाज़ इलाक़ों की हैसियत तब्दील करने की एकतरफ़ा कोशिशों की मुखालफत करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने इसी बात को पर जोर दिया कि जो एकतरफ़ा कोशिश है ना इसराइल की कि जो मुतनाज़ इलाक़े हैं उनकी हैसियत तब्दील कर लें, या फिर इसी तरह कश्मीर में जो किया गया है, तो भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदाराना किरदार है उसको भी उसकी भी तायीद की है। तो ये सब डिस्कशन हुई है SCO इजलास में, सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में। और तो ये भी एक बड़ा पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि सारे जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और इसाक डार साहब हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। वज़ीर ख़जाना के अंदर तो थोड़ा सा सेटबैक हुआ था जब ये थे, तो फिर उसके बाद दोबारा इनकी हुकूमत आई, फिर उसके बाद इनको वो वजारत नहीं मिल सकी, वो वजारत किसी और के पास, डिप्टी वज़ीर आज़म का एक खिताब मिल गया इसाक डार साहब को। लेट्स सी कि इकोनॉमी के अंदर क्या गुड चेंजेस होते हैं। कह तो रहे हैं कि इकोनॉमी अच्छी हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन आम आदमी को इसका फायदा कब और कैसे मिलेगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो तो देखें, पेट्रोल की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तो इससे तो आम आदमी और मजीद पिस रहा है। बिल्कुल। और कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लाहौर में PTI के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज हो गई। यास्मीन राशिद को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि मतलब जो एक बुज़ुर्ग खातून है, डॉक्टर हैं, उनको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बजाय इसके कि उनको इस तरह से रखा हुआ है। उनको इज़्ज़त से घर भेजें, उनका इलाज करवाएं, उनको मतलब हर किसी को इस तरह डिटेन नहीं करना चाहिए। बहरहाल डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील राना मुदस्सिर के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद को सांस लेने में दुश्वारी, मैदे पेट की तकलीफ है। सर्विसेज अस्पताल में उनके टेस्ट किए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद को सांस में दुश्वारी और दिल की धड़कन तेज़, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से अस्पताल आए गए। मैदे में जलन बताई गई। तो अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की हालत
खतरे से बाहर है, ठीक है, लेकिन ये कि ज़ाहिर एक बुजुर्ग खातून है, उनके लिए रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, उनका अपने घर का सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई केस चला, कोई ट्रायल चला, तो ये है कि अस्पतालों के अंदर फौरन मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन ये सही नहीं है कि इतनी बुजुर्ग खातून का भी ट्रायल हो रहा है, देखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से, यानी कि कराची इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कोई नई बात नहीं है, हम आपको दोबारा बता देते हैं कि ब्रेकडाउन हुआ और कराची को पानी फराहम करने वाली मरकजी लाइन नंबर 5 की मरम्मत का काम 60% मुकम्मल कर लिया गया है। चलिए, अच्छी बात है कि 60% काम मुकम्मल हो गया है। तर्जमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम रात गए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मलिक इकबाल पलेजो की निगरानी में बिला तातुल जारी है और मुरम्मती काम का 60% मुकम्मल हो गया है। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का मजीद बताना है कि मुतासरा लाइन पर एक मुकाम पर लीकेज की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई है, जबकि जो दूसरा मुकाम है उस पर मुरम्मती का काम तेज़ी से जारी है। और गुज़िश्ता शब धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन पेश आया था, जिसके नतीजे में कराची को पानी फराहम करने वाली मरकज़ी लाइन जो है वो मरकज़ी लाइन नंबर जो 5 है वो 2 मुख्तलिफ मकामात से मुतासर हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉर्पोरेशन यानी कि जो WSB है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इन दोनों की कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऑयल के हमारे जो है वो इनके प्लांट्स हैं, फर्नेस ऑयल से चलते हैं, कुछ ऐसे पंपिंग स्टेशन हैं जो दूसरे तरीक़ों से ये चलाए जाते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर। लेकिन जब बिजली मुनक़ता होती है, पंपिंग स्टेशन बंद हो जाता है, पानी की तरसील यहाँ पर लोगों को बंद हो जाती है, या फिर कहीं पर ब्रेक डाउन होता है, तो पानी का इतना प्रेशर होता है कि वो जो वाटर बोर्ड की बड़ी बड़ी 84 इंच की लाइनें होती हैं, हाँ। वो प्रेशर होल्ड नहीं कर पाती हैं और रेजिस्टेंस की बाइस वो पूरी लाइंस तबाह हो जाती हैं। अभी धाबेजी पंपिंग स्टेशन का भी हाल कुछ ही दिन के अंदर आपको दिखाएंगे कि वहां पर भी किस कदर मरम्मत की इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहाँ है, वी डोंट नो। कुछ बात कर लेते हैं ज़रा मुल्क से बाहर निकलकर सुपर पावर की भी। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, ईरान से बातचीत करने की कोई जल्दी नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि छोटे मुल्कों को टैरिफ, अच्छा जो इन्होंने कहा है ना डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल कर लिया। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था कि ईरान ने कह दिया है कि भाई यूरेनियम अफजोदगी पर अगर बात होगी तो हम ऐसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो फ़ौरन से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कि भाई हमने तो ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर ली। तो एक तरह से ये फेस सेविंग है, ये अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम ही सुपर पावर हैं, हमारा ही डिसीजन चलता है और हमने तो सब तबाह कर दिया, भले वो बात करें हमसे ना करें, लेकिन हमने अपना काम कर दिया है और दुनिया की नज़र में हम अब बड़े हैं और सब हो चुका है और ईरान से हमें भी बात करने की कोई जल्दी नहीं है। तो मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करने की भी बात कर दी है। मतलब वो जैसे रशिया है उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको भी सप्रेस कर सकें। तो जो शरह है 10% के करीब होगी और यूक्रेन को भी उन्होंने कहा है कि वो असला भेजा है। अच्छा, बहरहाल अभी यूक्रेन को जो असला भेजा गया है, रूसी सदर पुतिन की अगर बात कर ली जाए तो अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरते। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग बाइडेन के दौर में शुरू हुई, उनकी कमज़ोर पॉलिसी के बायस जंग शुरू हुई। उससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 दिन के अंदर भी अमन मुआहिदा नहीं हुआ तो अमरीका, रूस के बाकी जो मानदा तिजारती शराकत इदारे हैं, वो जो शराकतदारी है उनकी बेसिकली वो 100% सानदी महसूलात आयद करेगा। प्रेशर दे रहे हैं एक तरह से रशिया को, क्योंकि जाहिर है उनको रशिया एक उनके लिए ओपोनेंट मुल्क ही है, तो वो उसको किसी ना किसी तरह महसूलात आयद करके और किसी ना किसी तरह उनको सप्रेस करने की कोशिश करें। यानी जो मुल्क रूस से तिजारत करेगा, अगर वो अपनी मसनूआत अमेरिका को बेचना चाहेगा तो इसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की बात, हाँ, और जहां पर उसकी जैसे अब चीन के साथ उसकी नहीं चल सकी तो उसने फौरन टैरिफ वहां कम कर दिया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, ईरान से बातचीत करने की कोई जल्दी नहीं है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर ट्रंप ने जाहिर किया है कि ईरान एक तरफ इजराइल ईरान जंग और दूसरी यूक्रेन और रशिया। तो एक तरफ ट्रंप साहब जो है वो इजराइल की तरफ है, दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो है वो अपने बगल में दूसरे हाथ पर ये यूक्रेन की तरफ है। अब दोनों ही थ्रेड्स हैं
और इसमें तीसरा थर्ड आ जाता है चाइना, क्योंकि चाइना ईरान की बैक पर है और रशिया जो है वो इस वक्त वो कहते हैं ना कि खुले सांड की तरह खुला घूम रहा है और उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो अब ट्रम्प के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ट्रम्प के अपनी ही वो जंगों में इतना फिट मसले में लगे हुए हैं। एक तो एलन मस्क के साथ अपने जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ उनकी जंग का आगाज हो गया है। अब एलन मस्क अगर जाकर हाथ मिला लेते हैं और अपने सारा सेटअप उठाकर ये रशिया की तरफ ले जाते हैं या अदरवाइज तीसरी पार्टी लॉन्च कर देते हैं, दो पार्टी सिस्टम है और तीसरी पार्टी को कुछ ना कुछ करके ये सेनेट के अंदर मेंबरान को खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं है, इतना पैसा है उनके पास। तो अगर ऐसा कुछ कर लेते हैं तो ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो ट्रम्प जिस गेम को प्रमोट कर रहे हैं, ट्रम्प जो कह रहे हैं कि मैं सारी जंगों को रुकवा दूंगा, ही वुड बी इन ट्रबल, सीरियस ट्रबल। हाँ, तो वही बात ना, अपने अलाइज को कीप योर अलाइज क्लोज एंड कीप योर एनिमीज क्लोजर। यानी कि आप जो है ना किसी को भी आप इस वक्त पंगा लेने वाली पोजीशन में नहीं हैं डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि उनको जो है अपना अच्छा खासा दोस्त बना लिया था उन्होंने एलन मस्क को, लेकिन अब देखें उससे आगे और जनाब कमाना चाहते हैं बहुत सारा ओपोनेंट हो गया। अब जनाब ट्रेड करना चाह रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं। अब उनके मुकाबले में नई पार्टी भी ला रहे हैं। ट्रम्प का कल ट्वीट भी आया है, बड़ा काबिल गौर है। वो ट्वीट ये है कि जो ओपोनेंट थे, जो अगेंस्ट थे प्रो क्रिप्टो के, तो वो भी अब वोट कर रहे हैं। 10 लोग थे, 10 मेंबर्स थे जो क्रिप्टो के अगेंस्ट थे। तो अब वो 10 लोगों को भी मनाने में कामयाब हो गए, वो भी जो है वो प्रो क्रिप्टो हो चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि अब क्रिप्टो के अंदर जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा लीगलाइजेशन का फायदा होगा और चीजें होंगी। तो क्रिप्टो इज ऑल अबाउट ट्रेड। तो वो ट्रेड के अंदर चाहे वो फिजिकल ट्रेड हो, डिजिटल ट्रेड हो, क्रिप्टो ट्रेड हो, ये सारी चीजों के अंदर एक ही चीज ट्रम्प के दिमाग में घूमती है, दैट इज ट्रेड, पैसा, डॉलर्स वो ऊपर लेके जाना है। लेट्स सी कि क्या करते हैं, क्या होता है। और कुछ खेल की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता कराची से ढाका के लिए रास्ता दुबई रवाना हो गया है। और दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे कबल कौमी क्रिकेट टीम का पहला दस्ता मंगल की रात कराची से ढाका के लिए रवाना हुआ था, जबकि पहले ग्रुप में सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान शामिल थे, जबकि मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ भी शामिल थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 जुलाई को शुरू होने जा रही है और सीरीज के तीनों मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में भी खेले जाएंगे। ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर इसलिए बन गई है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश आर नाउ इन वन रो, इन वन सीट। और तो ये एक बड़ा फ्रेंडली, बड़ी फ्रेंडली है पॉलिटिकली भी और डिप्लोमेटिक अंदाज में। मेरे ख्याल में ये अच्छा गेम होना चाहिए और इसको खेल की तरह ही लेना चाहिए। और ये कि हमारे जो ताल्लुकात हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी अच्छे रहना चाहिए। अब आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जिससे आप खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे और ये खबर मेरे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है और बड़ा हैरान किया इस खबर ने ना। और इस खबर ने ऐसा बता दिया कि ऐसा भी होता है, बट इट हैपेंड। और इसको मैं जरा पीछे बैकग्राउंड में जाके माज़ी कदीम के अंदर जाके प्रूव भी करूंगा कि हाउ डिड इट हैपन। जदीद साइंस ने तहकीक की है कि दुनिया में ऐसा तहलका खेज इंकिशाफ हो चुका है कि जिसने सभी को चौंका दिया है। हालिया साइंसी रिपोर्ट में पौधों के मुतालिक एक ऐसी बात सामने आई है जिसने ये सच साबित किया है कि पौधे जानदार होते हैं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि यूनिवर्सिटी के तेल अवीव की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने पूरी टीम के जरिए तजुर्बात से ये जाना है कि जब पौधे या दरख्त पानी ना पाए, यानी पानी ना हासिल कर पाए, तो आलम परेशानी के अंदर जो है वो दबाव का शिकार हो जाते हैं और वो परेशानी में भी, टेंशन में भी दिखाई देते हैं। वो यूं के पत्तों के जो बच्चे कुछ पानी में जो फी मिनट 1 के बजाय 30 या 40 जो नन्हे बुलबुले पैदा होते हैं ना, वो बुलबुले फटने से आवाज निकलती है। जो बाकी वहां पर जो बुलबुले होते हैं वो इंसानी कान नहीं सुन सकते। लेकिन इसको मैं आसान अल्फाजों में करके बताता हूँ कि मगर जो कीड़ों की मादाएं होती हैं ना वहां पर, और जो पत्ते खाने वाले जानवर या जो इंसेक्ट्स होते हैं,
वो ये आवाजें सुनते सुन हैं। लेता है। अच्छा, लिहाजा मादाएं इस पौधे या दरख्त पर अंडे नहीं देती हैं क्योंकि उनको आवाजें आ रही होती है और पानी की कमी से वो अंडे खराब भी हो सकते हैं। हिरन वगैरह भी इनके पत्ते नहीं खाते हैं कि पानी कम होता है। गोया कुदरत ने नबातात में भी इस आवाज का निजाम पैदा फरमाकर जो कीड़ों और जानवरों को सेहतमंद और बीमार पौधे और दरख्त के दरमियान शराक करने का कुदरती तरीका दिखा रखा है। आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं कि जब पानी पीना होता है या पानी चाहिए होता है तो ये पौधे और दरख्त आपस में बातें करते हैं, आवाजें आती हैं इनकी और ये आपस में कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं। मुझे याद आया कि मेरे छत पे जो कुछ प्लांट्स रखे हैं ना वो निगलेक्ट हो रहे हैं और मैं फौरन जाके उनको पानी दूंगी क्योंकि वो कहते हैं ना कि अभी हमने जो पढ़ा कि वो दुहाइयाँ देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उन प्लांट्स की बददुआ लग जाए। यानी कि सोचें सिर्फ इंसान और जानवर नहीं, प्लांट्स भी जानदार, वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, लेकिन ये कि हम उनका कितना ख्याल रख रहे हैं और कितना उनको जान रहे हैं कि वो वाकई लिविंग थिंग्स भी हैं और वो भी दुहाई दे सकते हैं। अच्छा, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी आवाज़ से तहकीक से पता चलाया गया है कि उनको जब पानी नहीं मिलता तो वो भी दुहाई देते हैं, आवाज़ निकालते हैं। ओ नो भाई, आपको याद होगा इसको जरा कनेक्ट करते हैं कि 1400 साल पहले रसूलुल्लाह एक जगह से गुजरे तो एक पेड़ जो है खूब रोने लगा था ना। पेड़ के बारे में कहा जाता है कि एक पेड़ रोकर पूरी रोदात सुनाई और पूरी दुहाई अपनी सुनाई। तो लोग आज की दौर के अंदर ये बात क्या दुहाई सुनाई थी वो मुझे पूरा वाकया बहरहाल नहीं याद, लेकिन मुझे इतना याद है वो रिवायत का जो मफहूम है कि वो उसने पूरा जो है ना रोते हुए दुहाई पूरी सुनाई कि मेरा मालिक या ऐसा कुछ मामला था कि वो इस तरह से मुझ पर जुल्म करता है या ये मेरे साथ मसला है। तो अब साइंस प्रूव कर रही है कि दरख्त और जो पेड़ है वो भी बातें करते हैं और कॉन्वर्सेशंस करते हैं, लेकिन सुनने वाला, समझने वाला होना चाहिए। सुनने वाले कान होंगे तो समझ में आ जाएगा, कान नहीं होते, वो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती तो आप नहीं सुन पाते। इसी के साथ एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वक्फे से जब वापस आएंगे तो ज़ियाबिटीज यानी कि डायबिटीज के हवाले से बात करेंगे और डायबिटीज 2 की भी बात करेंगे। ये जो अलार्मिंग सिचुएशन में चले जाते हैं लोग, उसके बारे में कॉन्वर्सेशन करेंगे। स्टे विद अस।